आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन अगस्त 2025 का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, जहां बताया गया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले एक खास घटना समझते हैं। हमारे देश के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए। वे आईएसएस तक पहुंचने वाले भारत के पहले और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे। यह घटना भारत को एक विश्वबंधु भारत यानी पूरी दुनिया का मित्र देश साबित करती है। भारत के सामने चुनौतियां और अंतरिक्ष से समाधान। कृषि और खाद्य सुरक्षा, हमारे किसानों को मौसम की अनिश्चितता, कम उत्पादकता और खराब पूर्वानुमान की समस्या है। इसका समाधान है इनसत 3D और 3DR उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं, और रिसोर्स सैट जो फसलों की निगरानी और उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, परियोजनाओं में देरी और योजना की कमी आम समस्या है। पीएम गति शक्ति योजना में इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें और स्पेशल टूल्स का उपयोग होता है, जिससे सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी परियोजनाओं को जोड़कर तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप, चक्रवात और जंगल की आग जैसी आपदाएं भारत में अक्सर आती हैं। इसरो का DMS कार्यक्रम रियल टाइम निगरानी, चेतावनी और आपदा के बाद मूल्यांकन करने में मदद करता है। सुरक्षा और रक्षा, सीमा पर निगरानी की दिक्कतें और नई स्पेस खतरों से सुरक्षा जरूरी है। GSAT-7 और रिसत उपग्रह संचार और निगरानी मजबूत करते हैं। साथ ही मिशन शक्ति ने एंटी सैटेलाइट क्षमता दिखाकर भारत की ताकत साबित की। रणनीतिक स्वायत्तता, भारत ने लंबे समय तक अमेरिका के GPS पर निर्भरता रखी। अब नवासी से हमें अपनी खुद की नेविगेशन सेवा मिलती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, वनों की कटाई, ग्लेशियर पिघलना और समुद्र का गर्म होना बड़ी चुनौतियां हैं। निसार मिशन भूमि, हिमनद, पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर का अध्ययन करेगा। स्वास्थ्य सेवा, दूरदराज इलाकों में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी है। इसरो का टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट उपग्रह संचार से मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ता है। शिक्षा, शहर और गांव के बीच शिक्षा में अंतर है। एडुसैट बच्चों और युवाओं तक दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक प्रसारण पहुंचाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही, कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीक बड़ी समस्या है। मैग्नेगा संपत्तियों का जियो टैगिंग पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करता है। जल प्रबंधन, भूजल की कमी और खराब वाटरशेड योजना गंभीर चुनौती है। भुवन सृष्टि जियोपोर्टल जल प्रबंधन परियोजनाओं की निगरानी करता है। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और यह भारत को कैसे विश्वबंधु बनाता है। वैश्विक सहयोग, भारत और अमेरिका ने मिलकर निसार मिशन बनाया। इसे वैज्ञानिक हैंडशेक कहा जाता है क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए सहयोग और मानकों का प्रतीक है। क्षेत्रीय नेतृत्व, 2017 में भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए GSAT-9 सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश भी नवासी नाम की भारतीय नेविगेशन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा और तकनीक साझा करना, हमारे चंद्रयान-3 का सारा डेटा वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है। इसे कोई भी शोधकर्ता इस्तेमाल कर सकता है। क्षमता निर्माण, भारत ने उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें विदेशी छात्रों को नैनो सैटेलाइट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कम खर्च और विश्वसनीयता, हमारा मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता इंटरप्लेनेटरी मिशन था। भारत ने अब तक 34 देशों के लिए 400 से ज्यादा उपग्रह छोड़े हैं। जिम्मेदार अंतरिक्ष उपयोग, भारत ने 2030 तक सभी मिशनों को डिब्रिस फ्री यानी कचरा मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। मानवीय सहयोग, भारत कोस्पास सरसत नाम के अंतर्राष्ट्रीय बचाव कार्यक्रम का हिस्सा है, जो उपग्रहों की मदद से आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान बचाने का काम करता है। अब नीतियों पर आते हैं। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 में निजी कंपनियों को पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है। नई FDI पॉलिसी के तहत 100% विदेशी निवेश की इजाजत है, जिससे 300 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। NSIL नाम की संस्था इसरो के प्रोडक्ट और सर्विसेज को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाती है। इनस्पेस एक सिंगल विंडो है जो निजी कंपनियों को लॉन्चिंग से लेकर डेटा तक हर काम में मदद करती है। अंत में निष्कर्ष यह है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, वैश्विक सहयोग और स्थायी भविष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएं और 2040 तक मनुष्य को चांद पर भेजें। यानी भारत का अंतरिक्ष सफर हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन
12 अगस्त 2025 को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ने घोषणा की कि पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम भारत का पहला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाएगा। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की ताकत और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम क्या है? यह कंसोर्टियम बेंगलुरु की कंपनी पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व में है, जिसमें 3 अन्य कंपनियां शामिल हैं: पियरसाइट स्पेस, रडार आधारित डेटा और समुद्री निगरानी में विशेषज्ञता; सैचुर एनालिटिक्स इंडिया, जियोस्पेशियल डेटा और आधारित विश्लेषण में माहिर; ध्रुव स्पेस सैटेलाइट सिस्टम और ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशंस प्रदान करता है। यह कंसोर्टियम अगले 5 साल में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा और सरकार की ओर से दी जाने वाली 350 करोड़ रुपए की मदद को भी ठुकरा दिया, यानी यह एक जीरो कॉस्ट बिड है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? ईओस 12 अत्याधुनिक सैटेलाइट्स का एक समूह है जो अगले 5 साल में लॉन्च किए जाएंगे। ये सैटेलाइट्स निम्नलिखित सेंसर से लैस होंगे: पैनक्रोमैटिक उच्च रिजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, मल्टीस्पेक्ट्रल विभिन्न रंगों की तस्वीरें जो अलग अलग चीजों को पहचानने में मदद करती हैं; हाइपरस्पेक्ट्रल 135 प्लस बैंड में डेटा कैप्चर करता है जो सामान्य सैटेलाइट से 50 गुना ज्यादा जानकारी देता है; माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार रात में या खराब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। ये सैटेलाइट्स पूरी तरह भारत में बनाए जाएंगे, भारतीय रॉकेट्स से लॉन्च होंगे और भारतीय ग्राउंड स्टेशनों से कंट्रोल होंगे। ईओस के उपयोग: ये सैटेलाइट्स एनालिसिस रेडी डेटा और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करेंगे जो निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद करेंगे: जलवायु परिवर्तन निगरानी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता की स्थिति को ट्रैक करना; आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप या तूफान के दौरान तेजी से जानकारी देना; कृषि सटीक खेती, फसल स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता की निगरानी; राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा निगरानी और सैन्य खुफिया जानकारी; शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा, शहरों की प्लानिंग और सड़क नेटवर्क की निगरानी; समुद्री निगरानी, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री प्रदूषण पर नजर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या है? ये सैटेलाइट्स, जिन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं, पृथ्वी की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों सिस्टमों के बारे में हो सकती है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह, मिट्टी, पानी और वातावरण की स्थिति को मॉनिटर करते हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी का महत्व। निजी कंपनियों की भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। आइए इसके प्रमुख फायदों को समझें। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विकास। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अभी $8.4 बिलियन की है, लेकिन 2033 तक इसे $44 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसमें $11 बिलियन का निर्यात शामिल है। यह वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 7 से 8% तक बढ़ाएगा। निजी कंपनियां निवेश ला रही हैं, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है। नवाचार और प्रगति। निजी कंपनियां सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में नए नए आविष्कार कर रही हैं। उदाहरण: पिक्सेल स्पेस ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई लॉन्च किया, जो उच्च रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करता है। इसरो की उत्पादकता बढ़ाना। निजी कंपनियां छोटे सैटेलाइट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का काम संभाल रही हैं, जिससे इसरो को बड़े और लंबी अवधि के मिशंस पर ध्यान देने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करता है। नौकरियां और प्रतिभा को रोकना। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा कर रहा है, जिससे युवाओं को भारत में ही शोध और विकास के अवसर मिल रहे हैं। इससे ब्रेन ड्रेन कम हो रहा है। रणनीतिक आत्मनिर्भरता। निजी भागीदारी से भारत को विदेशी सैटेलाइट डेटा और तकनीक पर निर्भरता कम होगी। यह डेटा संप्रभुता को बढ़ावा देता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। वैश्विक नेतृत्व। भारत में 300 प्लस अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं, जो भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति दिला रहे हैं। अभी भारत का वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन निजी भागीदारी इसे बढ़ाएगी। सरकारी पहलें। भारत सरकार निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर एक स्वायत्त एजेंसी है जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में मदद करती है। यह प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देती है और तकनीकी सहायता देती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। यह नीति निजी कंपनियों के लिए नियमों को स्पष्ट करती है और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। वेंचर कैपिटल फंड। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है, जो पूरी सप्लाई चेन को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इन स्पेस ने इसरो की 10 अत्याधुनिक तकनीकों को 6 भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित किया, जैसे एडवांस्ड इनर्शियल सेंसर्स और फसल उपज अनुमान के लिए जियोस्पेशियल मॉडल। उदारीकृत एफडीआई नीति। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश, तकनीक हस्तांतरण और सहयोग बढ़ेगा। चुनौतियां।
निजी भागीदारी के बावजूद कुछ चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की कमी। भारत में अभी कोई व्यापक अंतरिक्ष कानून नहीं है, जिससे नीतियों को लागू करना और अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल है। अंतरिक्ष तकनीकों का दोहरे उपयोग प्रकृति प्रोजेक्ट्स में देरी, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और स्वतंत्र अपीलीय प्रणाली की जरूरत जैसे मुद्दे पैदा करती है। परिचालन चुनौतियां। अंतरिक्ष कानून की अनुपस्थिति में कई मंत्रालयों से मंजूरी लेने में देरी और भ्रम होता है। तकनीकी और वित्तीय कमी। भारतीय निजी क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय क्षमता सीमित है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ती है। वैश्विक मांग। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा डाउनस्ट्रीम सेक्टर से आता है, जबकि अपस्ट्रीम सेक्टर अभी शुरुआती चरण में है। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। इसरो इनॉग्रेट्स होप एनालॉग मिशन इन टीएस ओकर वैली, लद्दाख। अब हम बात करेंगे इसरो के होप एनालॉग मिशन के बारे में, जो लद्दाख के त्सोकर घाटी में शुरू किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि होप क्या है। इसका पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। यह एक विशेष तरह का स्टेशन है, जिसमें दो भाग हैं। एक है हैबिटेट मॉड्यूल, जहां पर लोग रह सकते हैं, और दूसरा है यूटिलिटी मॉड्यूल, जिसमें उपकरण और सपोर्ट सिस्टम रखे गए हैं। दोनों को इस तरह जोड़ा गया है कि कामकाज बिल्कुल आसानी से हो सके। इस स्टेशन का मकसद है धरती पर ही ऐसे हालात तैयार करना जैसे चांद या मंगल ग्रह पर होते हैं। इससे हमें भविष्य की अंतर्ग्रहीय यात्राओं और मिशनों के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं कि होप मिशन किसके नेतृत्व में चल रहा है। यह मिशन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा चलाया जा रहा है, और इसमें कई उद्योग और भारत के प्रमुख संस्थान भी भाग ले रहे हैं। इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है चांद और मंगल जैसे वातावरण को धरती पर ही दोहराना। दूसरा, यह देखना कि इंसान कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है और उसकी सेहत पर क्या असर होगा। तीसरा, स्पेस में काम आने वाले उपकरणों और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को परखना। इस मिशन में कई वैज्ञानिक अध्ययन भी होंगे, जैसे इंसानी शरीर की जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल स्टडी, मनोवैज्ञानिक रिसर्च, यानी कठिन माहौल में दिमाग पर क्या असर होता है, सैंपल इकट्ठा करने और सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण करने की तकनीकें, हेल्थ मॉनिटरिंग और ग्रहों की सतह पर काम करने के प्रोटोकॉल का परीक्षण। अब सवाल उठता है कि त्सोकर घाटी ही क्यों चुनी गई? इसका कारण यह है कि वहां की परिस्थितियां मंगल ग्रह जैसी हैं। वहां पर बहुत तेज यूवी रेडिएशन है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है, तापमान बेहद ठंडा रहता है, और वहां की जमीन में खारा परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। यानी यह जगह तकनीकी परीक्षण और जीवन विज्ञान संबंधी रिसर्च दोनों के लिए बिल्कुल सही है। वैसे यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे एनालॉग मिशंस चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, कनाडा का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन और रूस का बायोस 3। इस तरह हम कह सकते हैं कि होप मिशन भारत के लिए एक बड़ा कदम है, जो हमें भविष्य में लंबे समय तक अंतरिक्ष में इंसानी मिशनों की तैयारी करने में मदद करेगा। इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल टू बी रेडी बाय 2035। अब हम इसरो के एक आने वाले शानदार प्रोजेक्ट LMLV यानी ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के बारे में जानेंगे। यह इसरो का अब तक का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट होगा, और इसे 2035 तक तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि LMLV की खासियतें क्या हैं। यह NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का बेहतर और उन्नत रूप होगा। इसका आकार बहुत बड़ा होगा, लगभग 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर मिशन भेजना है, खासकर भारत के पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन, जिसे 2040 तक पूरा करने की योजना है। इसकी क्षमता भी अद्भुत है। यह 80 टन भार को लो अर्थ ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में ले जा सकता है, और करीब 27 टन वजन को सीधे चांद तक पहुंचा सकता है। इसमें 3 चरण होंगे। पहले 2 चरणों में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होगा, और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाएगा। LMLV को बेहतर समझने के लिए हमें इसरो के दूसरे रॉकेट्स के बारे में भी जानना होगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। यह तीसरी पीढ़ी का रॉकेट है, और इससे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा लियो और GTO में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। इसके जरिए चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशन पूरे किए गए। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह चौथी पीढ़ी का 3 स्टेज वाला रॉकेट है। इससे मुख्य रूप से संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। यह 2 टन तक का पेलोड GTO में ले जा सकता है। LVM-3 यह एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है। यह लगभग 4 टन सैटेलाइट को GTO में या 10 टन तक के पेलोड को लियो में भेज सकता है। इसी रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशनों के लिए किया गया। आने वाले समय में इसे भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह छोटा लेकिन काम का रॉकेट है।
यह 10 से 500 किलो तक के छोटे सैटेलाइट जैसे मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। EU AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस। हाल ही में 26 बड़ी टेक कंपनियां जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने इस कोड पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल उठता है, यह कोड है क्या और क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझते हैं। यह कोड स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है, यानी कंपनियों पर इसे मानना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो कंपनियां इस पर हस्ताक्षर करती हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले EU AI एक्ट को लागू करने में आसानी होगी और कानूनी अनिश्चितता कम होगी। इस कोड के 3 मुख्य अध्याय हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी AI कैसे काम कर रहा है, यह उपयोगकर्ताओं को साफ साफ पता होना चाहिए। कॉपीराइट AI द्वारा इस्तेमाल किए गए डाटा और कंटेंट पर अधिकारों की रक्षा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी AI का उपयोग सुरक्षित हो और समाज पर कोई नकारात्मक असर न डाले। अब जानते हैं EU AI एक्ट के बारे में। यह दुनिया का पहला व्यापक AI कानून है। यह कानून जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, यानी हर AI सिस्टम पर उसके जोखिम स्तर के अनुसार नियम लागू होंगे। इस कानून से AI बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी और उन व्यवसायों पर भी असर पड़ेगा जो जनरेटिव AI का उपयोग करते हैं। ठीक GDPR की तरह यह कानून भी एक वैश्विक मानक बन सकता है। अगर कोई कंपनी इस कानून का पालन नहीं करती तो उस पर कड़ी सजा होगी, कंपनी की वैश्विक कमाई का 7% तक जुर्माना। यहाँ पर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। कंपनियों का कहना है कि यह कोड कभी कभी जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है और आने वाले AI एक्ट से भी आगे चला जाता है। इससे यूरोप में AI का विकास धीमा पड़ सकता है, क्योंकि नियमों का पालन करना जटिल और खर्चीला हो जाएगा। कुल मिलाकर यह कोड और आने वाला EU AI एक्ट दोनों मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानियत के हित में हो और यह नुकसान पहुंचाने के बजाय मददगार साबित हो। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। हाल ही में स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक खास BCI बनाया है जो पासवर्ड से सुरक्षित है, यानी आपके दिमाग की बातें कोई और नहीं पढ़ सकता जब तक आप मानसिक पासवर्ड न दें। यह आपकी निजता को सुरक्षित रखता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? BCI एक ऐसी तकनीक है जो आपके दिमाग को सीधे किसी डिवाइस से जोड़ती है। यह आपके दिमाग के सिग्नल को पढ़कर उसे कमांड में बदल देती है, यानी आपको न हाथ हिलाने की जरूरत न बोलने की, बस सोचना है और काम हो जाएगा। यह कैसे काम करता है? आपके दिमाग की गतिविधियों को पढ़ा जाता है। इसके लिए या तो सिर पर पहनने वाले डिवाइस या दिमाग में छोटे इम्प्लांट का इस्तेमाल होता है। फिर ये सिग्नल प्रोसेस होते हैं और डिवाइस को कमांड भेजी जाती है। जैसे आप सोचते हैं लैंप जलाओ और लैंप जल जाता है। BCI का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? BCI का उपयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मेडिकल में, जैसे अगर कोई लकवाग्रस्त है या बोल नहीं सकता, जैसे ALS या स्ट्रोक के मरीज, तो BCI उनकी मदद कर सकता है। वे सिर्फ सोचकर व्हीलचेयर चला सकते हैं या बात कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में, जैसे यह तकनीक दिमाग की स्थिति को समझकर तनाव या डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकती है। गेमिंग और इंडस्ट्री में, जैसे सोचिए आप सिर्फ सोचकर गेम खेल रहे हैं या फैक्ट्री में मशीनें चला रहे हैं, कितना मजेदार होगा। दिमागी क्षमता बढ़ाना, जैसे BCI याददाश्त, ध्यान और फैसले लेने की क्षमता को और बेहतर कर सकता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। BCI जितना रोमांचक है उतनी ही कुछ चिंताएं भी हैं। साइबर सिक्योरिटी। अगर कोई हैकर आपके दिमाग के सिग्नल चुरा ले तो इसे ब्रेन टैपिंग कहते हैं। इससे आपकी निजी सोच खतरे में पड़ सकती है। निजता। आपके दिमाग का डेटा बहुत संवेदनशील है, इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। मानसिक आज़ादी। अगर कोई इस तकनीक से आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो यह आपकी सोच की आज़ादी के लिए खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य। लंबे समय तक BCI के इस्तेमाल का असर अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। नियम और लागत। अभी इसके लिए सख्त नियम नहीं हैं और यह तकनीक बहुत महंगी भी है, जिसके कारण हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। भविष्य में क्या करें? BCI को सुरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। सख्त नियम। डेटा की निजता के लिए खास कानून बनाने होंगे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बेहतर सुरक्षा। BCI में पासवर्ड जैसे स्टैनफोर्ड की तकनीक और अन्य सुरक्षा उपायों की जरूरत है। न्यूरोराइट्स। हमें अपने दिमाग की आज़ादी और निजता को बचाने के लिए नए अधिकार स्थापित करने होंगे। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। एनुअल फास्टैग पासेस। 15 अगस्त 2025 को फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत हुई है। फास्टैग एनुअल पास एक खास सुविधा है। यह खास तौर पर निजी गाड़ियों के लिए है जो कमर्शियल नहीं है। आप इसे सिर्फ 3000 रुपये में खरीद सकते हैं। यह पास 1 साल तक या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक वैलिड है, जो भी पहले पूरा हो।
आपको बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पेमेंट करें और साल भर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बिना रुके यात्रा करें। यह पास सिर्फ NHAI और मंत्रालय द्वारा मैनेज किए गए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर काम करता है। स्टेट हाईवे या लोकल टोल पर यह काम नहीं करेगा। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक छोटा सा डिवाइस है जो आपकी गाड़ी के शीशे पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। RFID कैसे काम करता है? इसमें एक टैग और रीडर होता है। टैग आपकी गाड़ी पर लगा होता है जो रेडियो तरंगों के जरिए टोल प्लाजा के रीडर से बात करता है। यह छोटी दूरी तक काम करता है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो फास्टैग आपके बैंक खाते से अपने आप टोल का पैसा काट लेता है बिना रुके। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर मैनेज करते हैं। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुना टोल देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र इंक्स डील विद IIT मद्रास स्टार्टअप टू बिल्ड हाइपरलूप। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में IIT मद्रास की स्टार्टअप 2TR हाइपरलूप PVT LTD के साथ एक करार किया है, जिसके तहत नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और पालघर जिले के वधावन पोर्ट को जोड़ने वाला एक हाइपरलूप सिस्टम बनाया जाएगा। हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप एक सुपरफास्ट परिवहन सिस्टम है जिसकी कल्पना 2013 में एलन मस्क ने की थी। उन्होंने इसे ओपन सोर्स किया, यानी दुनिया भर के लोग इस तकनीक पर काम कर सकते हैं। यह एक मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम है जिसमें एक खास ट्यूब के अंदर पॉड्स बहुत तेज गति से चलते हैं। हाइपरलूप कैसे काम करता है? हाइपरलूप का सिस्टम बहुत ही रोमांचक है। आइए इसके मुख्य हिस्सों को समझें। यह एक स्टील की ट्यूब होती है जिसमें हवा का दबाव बहुत कम होता है। इससे पॉड्स को हवा का प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। पॉड्स को चुंबकीय शक्ति से हवा में तैराया जाता है जिससे घर्षण कम होता है। लिनियर इंडक्शन मोटर, यह मोटर पॉड्स को तेजी से आगे बढ़ाती है, वो भी बिना शोर के। कंप्रेसर हवा को मैनेज करता है और एयर बेयरिंग सस्पेंशन पॉड्स को स्थिर रखता है। हाइपरलूप के फायदे। सुपरफास्ट गति, यह सामान और लोगों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मुंबई से पुणे की 150 किलोमीटर की दूरी को हाइपरलूप से तय करें तो यह सिर्फ 25 मिनट में हो सकता है। पर्यावरण के लिए अच्छा, यह बिजली से चलता है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। कम शोर, पारंपरिक ट्रेनों की तरह इसमें शोर नहीं होता। लॉजिस्टिक्स में बदलाव। JNPT भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जो देश के 55% कंटेनर कार्गो को हैंडल करता है, लेकिन सड़क और रेल की भीड़ से माल ढुलाई में देरी होती है। हाइपरलूप इसे मिनटों में कर सकता है। वधावन पोर्ट, यह नया पोर्ट पालघर में बन रहा है जो हर साल 250 मिलियन टन कार्गो हैंडल करेगा। हाइपरलूप इसे एशिया का सबसे आधुनिक पोर्ट बना सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। श्रेष्ठ इनिशिएटिव। 12 अगस्त 2025 को स्वास्थ्य सचिव सुश्री पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने वर्चुअल रूप से श्रेष्ठ को लॉन्च किया। श्रेष्ठ यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सलेंस इंडेक्स कहा जाता है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है ताकि देश भर में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। श्रेष्ठ क्या है? इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया है। उद्देश्य, यह इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दवा नियामक प्रणालियों को बेहतर बनाने और उनकी तुलना करने का काम करता है। इसका लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलें। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि हम दुनिया भर में सस्ती और अच्छी दवाएं सप्लाई करते हैं। श्रेष्ठ यह सुनिश्चित करता है कि भारत की यह प्रतिष्ठा बनी रहे। श्रेष्ठ कैसे काम करता है? श्रेष्ठ एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल है, यानी यह राज्यों को उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करने और कमियों को सुधारने में मदद करता है। इसे 5 मुख्य थीम्स के आधार पर बनाया गया है। मानव संसाधन, क्या राज्यों में दवा नियामक प्रणाली के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या दवाओं की जांच के लिए अच्छी लैस और तकनीक उपलब्ध हैं? लाइसेंसिंग गतिविधियां, दवाओं और मेडिकल डिवाइस के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेज है? निगरानी गतिविधियां, क्या नकली या खराब दवाओं को पकड़ने के लिए नियमित जांच होती है? जवाबदेही, क्या लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जाता है? आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।